ये कहानी है एक आम से लड़के की जिसकी जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही थी। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई खास मकसद। लेकिन फिर एक दिन वो गलती से एक बेहद खूबसूरत स्पिरिट को समन कर बैठता है। अब दिक्कत ये थी कि आजी को फालतू के झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए थे, तो वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह उस स्पिरिट को वापस भगा दे। लेकिन जब वो स्पिरिट अपने छोटे रूप में आती है, जिसमें वो देखने में बहुत ही क्यूट लगती है, तो आजी का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है कि ठीक है, वो स्पिरिट अब उसके साथ रह सकती है। लेकिन आजी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक कितनी अजीब और खतरनाक चीजें होने वाली है। आजी एक आम सा 16 साल का लड़का है जो आज के मॉडर्न चीन में रहता है। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहता है और खुद को बहुत डीप समझता है, क्योंकि उसे पेड़ के नीचे लेटकर अरिजीत के सैड सॉन्ग सुनना पसंद है। उसके हिसाब से उसे ना अच्छे ग्रेड्स की ज्यादा फिक्र है, ना गर्लफ्रेंड बनाने का कोई शौक। वो अपनी बोरिंग सी जिंदगी से खुश है। रोज वही रूटीन, खाना, सोना, स्कूल जाना, बस अपनी ईमो पर्सनैलिटी बनाए रखने के लिए। वो दावा करता है कि उसका कोई सपने नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। बचपन से जब से उसने चाकू पकड़ना सीखा था, उसके अंदर एक खास हुनर था, साधारण चीजों को भी स्वादिष्ट बना देना। उसके माता पिता मजाक में कहते थे कि एक दिन वो रामेन का किंग बनेगा। एक दिन आजी अपने लिए एकदम परफेक्ट रामेन बनाता है और पूरे मन से उसे खाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकलती है, लंबे लहराते गुलाबी बालों वाली। आजी पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसके घर में कोई लड़की आई थी। घबराहट में उसके हाथ से रामेन का बोल गिर जाता है, लेकिन वो लड़की तुरंत एक छोटी प्यारी चिबी वर्जन में बदल जाती है और बोल जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। आजी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब असली है। वो बिना कुछ बोले सारे नूडल्स चट कर जाती है। आजी उससे पूछता है कि तू कौन है, लेकिन वो कहती है मैं चोमू लड़कों को रिप्लाई नहीं करती। तो आजी उसे भगाने की कोशिश करता है, कभी खिड़की से बाहर फेंकता है, कभी टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन वो हर बार वापस आ जाती है। खाने की तलाश में वो उसके पूरे किचन का खाना वैक्यूम की तरह अपने मुंह के अंदर खींच लेती है। पूरी एनर्जी वापस आने के बाद वो उसके सवालों के जवाब देने को मान जाती है। वो खुद का नाम बताती है, डोरा। वो कहती है कि वो एक 3 मिलियन साल पुरानी स्पिरिट है जो सैकड़ों साल की नींद के बाद जागी है और उसे आजी ने ही अपने रामेन की ऑफरिंग से समन किया है। उसकी असली शक्ल वही खूबसूरत लड़की है, लेकिन एनर्जी बचाने के लिए वो ज्यादातर चिबी फॉर्म में रहती है। आजी को ये सब झंझट नहीं चाहिए, तो वो उसे घर छोड़कर स्कूल चला जाता है। लेकिन डोरा एकदम चिपकू टाइप निकलती है, रास्ते भर उसका पीछा करती है, बिल्कुल किसी जिद्दी सेल्समैन की तरह। वो वादा करती है कि वो उसे बेहिसाब ताकत और दौलत दिला सकती है और आखिर में आजी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। स्कूल में डोरा की वजह से वो मैथ क्लास डिसरप्ट कर देता है। टीचर गुस्सा हो जाते हैं। मौका मिलते ही आजी चुपचाप स्कूल से निकलने की सोचता है। तभी एक जूनियर लड़की कांपते हाथों से उसे लव लेटर देती है। ये एक प्यारी सी हाई स्कूल रोमांस की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन तभी डोरा फिर से आ जाती है। आजी झुंझलाकर उस पर चिल्ला देता है, मुझे अकेला छोड़ दे। वो लड़की डोरा को देख नहीं सकती थी। उसे लगता है आजी उसी पर चिल्ला रहा है, तो वो टूटे दिल से रोते हुए भाग जाती है। शाम को आजी डोरा को स्नैक्स देकर प्रार्थना करता है ताकि उसे वापस वहां भेज सके जहां से वो आई है, लेकिन डोरा रोने लगती है। वो बताती है कि जिस स्पिरिट को उसका मास्टर छोड़ देता है, वो हमेशा के लिए भटकती हुई घोस्ट बन जाती है। वो अपनी असली शक्ल में आकर नरमी से उससे कहती है कि वो उसकी पसंदीदा जगहों पर एक आखिरी बार वॉक करना चाहती है, ताकि उसके पास कुछ प्यारी यादें रह जाएं, जिससे वो आजी को याद रख सके। चलते वक्त वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे दुनिया अपने नजरिए से दिखाती है। आजी देखता है कि कुछ लोग हल्की चमक से ग्लो कर रहे हैं, जैसे एक स्ट्रीट वेंडर जो दिल से खाना बेच रहा है, या एक बूढ़ा आदमी जिसके आसपास कबूतर जमा है। डोरा बताती है कि हर चीज, जिंदा हो या बेजान, अपनी स्पिरिट रखती है। हर इंसान में समन करने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत कम लोग इस दुनिया की सच्चाई समझ पाते हैं। जो समझ लेते हैं वो समनर्स कहलाते हैं। उन्होंने इतिहास को बदल चुके हैं, नामुमकिन काम कर चुके हैं। ये दिखाने के लिए डोरा एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। वो कहती है, अगर तुम समनर बने तो हम दुनिया बर्बाद भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। आखिरकार वो सीधे उससे पूछती है, क्या तुम समनर बनना चाहते हो? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आजी कुछ पल चुप रहता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। डोरा वापस चिबी फॉर्म में आ जाती है और हंसते हुए कहती है कि वो उसके जाल में फंस चुका है, अब वो उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। थैंक यू कहने के नाम पर वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और पंख उगा लेती है। दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। शुरुआत में शहर को ऊपर से देखना किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन डोरा जल्द ही एनर्जी खत्म होने से सो जाती है। आजी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाकर डोरा को उठने को कहता है, पर दोनों सीधा नीचे जा गिरते हैं। दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। घर पहुंचकर आजी उनके जख्मों की देखभाल कर रहा था कि अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती है। बिजली का बिल देना वो भूल ही गया था। अंधेरे में डोरा उसका हाथ पकड़ती है और बस एक शब्द कहती है, फायर। आजी की हथेली से नीली रोशनी का एक छोटा सा गोला निकलता है, जो ऊपर जाकर कई छोटे छोटे चमकदार कणों में बिखर जाता है। ये कण जुगनुओं जैसी रोशनी छोड़ते हैं। इनके नीचे अगर अच्छी नींद ली जाए तो सारी चोटें अपने आप भर जाती है। आजी उससे पूछता है कि तुम कहां से आई हो? डोरा जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सोचती है, उसके दिमाग में प्राचीन युद्धों के
के डरावने दृश्य दौड़ने लगते हैं, खून, तलवारें और आखिर में वो खुद ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ी हुई। ये यादें उसकी पूरी ताकत निचोड़ लेती है और वो वहीं गहरी नींद में चली जाती है। उस रात दोनों जुगनुओं की रोशनी के नीचे साथ में सोते हैं। अगले दिन आजी एक पार्क में बास्केटबॉल मैच देख रहा होता है। यहाँ डोरा ऐसे लेटी होती है जैसे ये पार्क उसके बाप का हो। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट दिखाता है, शहर के ऊपर उड़ते हुए आदमी के देखे जाने की खबर, साथ ही एक 100 साल पुराने पेड़ के अचानक गायब होने की मिस्ट्री। ये सब देखकर आजी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये चीजें लोगों का ध्यान न खींच ले, लेकिन डोरा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आजी जब अरिजीत के सैड सॉन्ग सुन रहा होता है, उसी वक्त डोरा को एक प्लांट स्पिरिट उठा ले जाता है। डोरा उसके पेट में होती है और आजी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो पौधा बेहद तेज होता है। डोरा अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि आजी उससे दूर होता जा रहा था। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उनका टेलीपैथिक कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। घबराया हुआ आजी इधर उधर देखता है। ये जगह उसके हाई स्कूल का क्लब रिक्रूटमेंट फेयर होती है। उसी दौरान वो एक लड़के से टकरा जाता है जो घूमती हुई कुर्सी पर बैठा होता है। लड़का दावा करता है कि वो जानता है आजी कोई आम इंसान नहीं है। वो कहता है उसे सुपरनैचुरल रिसर्च सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ और भी उसके जैसे लोग। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बोल पड़ता है, हम साथ मिलकर पूरी गैलेक्सी को बचाएंगे। आजी उसकी बकवास सुन ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके पीछे एक चलते फिरते पौधे पर पड़ती है। वो छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है वो तो सनफ्लावर कॉस्ट्यूम पहनी एक मासूम लड़की है। आजी पूरी ताकत टेलीपैथिक लिंक पर फोकस करता है। तभी उसे किसी बेहद बेसुरी इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को पहचान लेता है। आजी पास के मैदान की तरफ दौड़ता है जहाँ स्कूल बैंड स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे जैसे वो पास पहुँचता है, लिंक और मजबूत हो जाता है। इससे पक्का हो जाता है कि वो प्लांट स्पिरिट यहीं कहीं है, लेकिन भीड़ में उसे ढूंढना नामुमकिन लगने लगता है। तभी आजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डोरा से कहता है, कल पूरा दिन मैं तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर मैं अभी कुछ ना करूं तो तुम अपने आप मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनते ही डोरा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके उस प्लांट स्पिरिट को अंदर से ही पीटना शुरू कर देती है और जबरदस्ती बाहर निकल आती है। अगले ही पल दोनों देखते हैं कि वो पौधा एक लड़की की जेब में कूद जाता है। अब आजी को समझ आता है वो प्लांट स्पिरिट उस लड़की का समन है। वो उनकी तरफ अजीब अजीब चेहरे बनाता है। गुस्से में भरी डोरा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो लड़की एक झटके में वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, डोरा पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की भी समनर थी? आजी जवाब देता है, क्योंकि वो तुम्हें और उस पौधे दोनों को देख पा रही थी, जबकि आम लोग नहीं देख सकते। वो आगे बताता है, मैंने ध्यान दिया कि वो पौधा भागते हुए एक ही दायरे में घूम रहा था। स्पिरिट्स अपने समनर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो उसका मालिक जरूर उस दायरे के बीच में होता है और वो जगह यही मैदान था। वो ये भी कहता है कि उसने लड़की के कानों में ब्लैक रोज इयररिंग्स देखे थे, जिनका डिजाइन स्कूल एम्ब्लेम जैसा था। इसका मतलब था वो उसी अमीर फैमिली से है जो स्कूल चलाती है, इसलिए उससे पंगा लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो प्लांट स्पिरिट इतनी दूरी से भी इतना खतरनाक था। इसका मतलब उस समनर की पूरी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। भाग दौड़ इतनी थका देने वाली थी कि आजी और डोरा क्लासरूम में ही नींद में ढेर हो जाते हैं और तभी वो लड़की गुस्से में उनकी तरफ आती है। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। सब एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे और उस लड़की को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो। वो बिना किसी को देखे सीधे आजी की डेस्क तक आती है और एक शब्द बोले बिना उसके सामने एक चिट्ठी पटक देती है। चिट्ठी पर एक ब्लैक रोज बना हुआ था। ये आवाज सुनकर आजी और डोरा दोनों की नींद खुल जाती है। इससे पहले कि आजी चिट्ठी उठाए, क्लास के दूसरे लड़के उसे खोल लेते हैं और चिट्ठी पढ़ते ही सब जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। चिट्ठी में लिखा था, स्कूल के बाद जंगल में मिलना, 2 दिन में 2 लव लेटर्स। पूरी क्लास का इशारा साफ था। क्या दबंग है भाई। स्कूल के बाद आजी एडमिरेशन और जेलसी दोनों का सेंटर बन जाता है। लड़कों का एक ग्रुप उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर गहराई में जाते हैं, बाकी लड़के जादुई बेलों में फंस जाते हैं। आजी और डोरा आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक लगता है कि जैसे रास्ता खत्म हो गया हो, लेकिन तभी पेड़ खुद झुकते हैं और एक रास्ता खोलते हैं जो एक खुली जगह तक जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो प्लांट स्पिरिट सामने आ जाता है। वो कहता है, डोरा को हमें सौंप दो और यहाँ से दफा हो जाओ। आजी साफ मना कर देता है। लड़की एक ब्लैक रोज तोड़ती है और उसे डांट की तरह आजी की तरफ फेंक देती है। वो आजी के गाल को बस छूते हुए निकल जाता है। प्लांट स्पिरिट हंसता है और खुद को एक लंबे वाइन विप में बदल लेता है, जिसे वो लड़की हथियार की तरह चलाती है। आजी आगे बढ़कर उसके हमलों से निपटता है, जबकि डोरा अपने छुपाए हुए हथियार ढूंढती है। आजी किसी तरह वाइन विप और लीफ बुलेट्स की बारिश से बचता है, लेकिन फिर वो लड़की अपना आखिरी हथियार निकालती है, एक सेंटिएंट ट्री। अपनी शक्तियों की हद पार करते हुए अब पेड़ डोरा पर ध्यान देता है और उसे कॉकरोच की तरह कुचलने दौड़ता है। जमीन से 2 मोटी बेलें निकलती हैं और डोरा को जकड़ लेती हैं। पेड़ उसे कुचलने ही वाला होता है कि आजी फिसलते हुए उसकी हथेली के नीचे पहुंच जाता है और डोरा को ढाल बनकर बचाता है। इस समय लगता है कि दोनों का काम खत्म हो गया है, लेकिन तभी पेड़ की हथेली पर एक सुनहरा गोला उभरता है। अगले ही पल आजी और डोरा जमीन से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में एक एक क्लीवर होता है। पेड़ मुक्का मारता है, लेकिन आजी और डोरा मिलकर एक विशाल क्रिस्टल
फिस्ट बनाते हैं और पलटवार करते हैं। आजी पेड़ की बाह पर चढ़ता है और क्रिस्टल नाइफ से उसे ऐसे काटता है जैसे कागज हो। आखिरकार पेड़ हार जाता है। लड़की उसे ट्री हेवन भेज देती है। डोरा देखती है कि लड़की ने पीठ घुमा ली है। उसे लगता है लड़की वहाँ से भागने वाली है, तो वो हमला करने दौड़ती है, लेकिन आजी उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता, और वो लड़की अब तक अपने हाथ रोक कर लड़ रही थी। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। आजी डोरा के पीछे इशारा करता है। जैसे ही डोरा मुड़ती है उसे कई और सेंटिएंट ट्रीज दिखते हैं जो उनकी खटिया खड़ी करने को तैयार खड़े थे। प्लांट स्पिरिट बोलता है आजी तुम टेस्ट पास कर गए हो, लेकिन डोरा इस टेस्ट में फेल हो गई है। अचानक डोरा का लहजा बदल जाता है। अब वो चीयरफुल बन जाती है और खुद को शांति की ब्रांड एम्बेसडर बताती है। वो शांति बनाए रखने के लिए आजी के हाथ का बना फ्री रैमन मील ऑफर करती है। ये सुनते ही प्लांट स्पिरिट भड़क जाता है। उसे लगता है ये उसके मास्टर का अपमान है, जैसे वो कोई भुक्कड़ हो। लेकिन तभी उसके पेट से जोर की भूख की आवाज आती है और प्लांट स्पिरिट सोचने लगता है कि उसकी मास्टर तो सच में भुक्कड़ है। अब सब लोग आजी के घर जाते हैं। आजी डिनर के लिए जबरदस्त फीस्ट बनाता है। प्लांट स्पिरिट खुशी खुशी खाना ठूस रहा होता है और लड़ाई के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि समनर्स के बीच एक दूसरे की नीयत समझने के लिए ऐसी लड़ाइयाँ आम है, क्योंकि कुछ समनर्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अब माहौल फ्रेंडली हो चुका था, तो चलो प्लांट स्पिरिट का नाम बॉब रख देते हैं। बॉब उन्हें टेस्ट पास करने पर बधाई देने ही वाला था कि तभी वो लड़की उसके मुंह के सामने एक चिकन ड्रमस्टिक लहराती है और घर से बाहर चली जाती है। सब उसके पीछे जाते हैं। वो रुकती है और आखिरकार खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है हैना। वो कहती है आजी तुम्हारा कैरेक्टर मुझे समझ आ गया है, लेकिन डोरा पर मुझे अभी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों पर 24 घंटे नजर रखूंगी। इतना कहकर वो आजी को एक और ब्लैक रोज देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अचानक स्कूल और उसके आसपास का इलाका जंगली जानवरों से भर जाता है। जानवरों के झुंड हर तरफ फैल जाते हैं। स्टूडेंट्स आजी और डोरा समेत घबराकर भागने लगते हैं। डोरा आजी से कहती है ऐसे वक्त में समनर को आगे आकर लोगों को बचाना पड़ता है। एक बड़ी स्क्रीन पर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा होता है। सिटी के सारे जानवर भाग चुके हैं। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित की जाती है। सभी नागरिक नजदीकी शेल्टर में जाएं। उसी बीच आजी देखता है एक ब्लॉन्ड लड़की बिल्ली जैसे कान और ग्रीन हुडी पहने वो जानवरों के झुंड के आगे चल रही होती है। आजी बिना सोचे कूदकर उसे रास्ते से हटा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की खतरे में है। लड़की उसे चिड़ी हुई नजर से देखती है, लेकिन तभी वो चौंक जाती है जब उसे एहसास होता है कि आजी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस पूरे हंगामे के पीछे वही है। वो उठती है और जानवरों को गले लगाने लगती है। तभी अचानक चारों तरफ जमीन पर जोरदार धमाके होते हैं। धूल और मलबा उड़ता है। उसी वक्त हैना और बॉब मौके पर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर जानवरों को काबू में करते हैं और लड़की से उसके इरादों के बारे में पूछते हैं। वो बिना हिचके कहती है जानवर हमेशा से यहाँ थे, जमीन इंसानों ने छीनी है, तो अगर किसी को पिंजरे में डाला जाना चाहिए तो वो इंसान है, और न जाने क्यों इस पल दिल उसी का साथ देने लगता है। लड़की कैट फाइटिंग को अगले लेवल पर ले जाती है। वो जादू से तेज धारदार शार्क जैसे कैट क्लॉज उगा लेती है और हैना पर टूट पड़ती है। वो हैना की वाइन विप से एक चालाक बिल्ली की तरह बचती है, लेकिन आखिरकार उसका एक पैर बेल में फंसी जाता है। हैना उसे घुमा घुमा कर इमारतों से टकराती है। मलबे से निकलते हुए वो और ज्यादा गुस्से में होती है। चारों हाथ पैरों पर दौड़ते हुए वो चील की आंखों से हैना की विप पड़ती है। लीपर की रफ्तार से जमीन पकड़कर ऊपर उछलती है और हवा में ही एक विशाल भालू में बदल जाती है। अब हैना बिग गन्स निकालती है। वो एक सेंटिएंट ट्री समन करती है भालू का सामना करने के लिए। शुरुआत में दोनों बराबरी के लगते हैं, लेकिन हैना एक और चाल चलती है। वो बॉब की मदद से पेड़ पर 2 और हाथ उगा लेती है। पेड़ भालू के पेट पर घूंसों की बरसात करता है। भालू उड़ते हुए सीधा आजी और डोरा की तरफ आता है, जो दूर खड़े कमेंट्री कर रहे होते हैं। भालू गिरने से पहले हरी ऊर्जा में फट जाता है और बदल जाता है भेड़ियों के एक झुंड में। भेड़िए अपनी संख्या के दम पर पेड़ को दबोच लेते हैं। हैना को कुछ खरोचे आती हैं, लेकिन वो पेड़ की छाल पर कांटे उगाकर उन्हें रोक लेती है। अब भेड़िए एक विशाल अजगर में बदल जाते हैं और हैना को और बुरी तरह पछाड़ देते हैं। ये देखकर आजी घबरा जाता है। उसे लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दोनों लड़कियां मर जाएंगी। आखिरकार आजी और डोरा बीच में कूद पड़ते हैं। डोरा सांप और पेड़ दोनों को सोल शैकल्स में बांध देती है। आजी जोर से चिल्लाता है बस करो, अब बहुत हो गया। सांप वापस कैट गर्ल में बदल जाता है। तभी आजी कहता है मुझे समझ आ गया, असली समनर ये कैट गर्ल नहीं है, ये तो सिर्फ स्पिरिट है। समनर है ये छोटी सी बिल्ली जिसके माथे पर चांद का निशान है। उसे नहीं पता उसने इतना बवाल क्यों मचाया, लेकिन वो जानता है कि उसके पास अपनी वजह जरूर होगी। आजी तुरंत उसके जख्मों की देखभाल करने लगता है। बिल्ली रो पड़ती है। वो सोचती है ये इंसान अब भी वैसा ही है जैसा पहली बार मिला था। उसे फ्लैशबैक आता है जब वो बुरी तरह घायल थी और आजी ही इकलौता इंसान था जिसने उसकी मदद की थी, जबकि वो उसे काटने और नोचने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। उसी दिन आजी ने उसका नाम रखा था म्याओ। हाँ, ज्यादा क्रिएटिव नहीं था। अब म्याओ को लेकर बहस छिड़ जाती है। हैना और बॉब म्याओ को सौंपने की मांग करते हैं, लेकिन आजी और डोरा मना कर देते हैं। वो कहते हैं खतरा खत्म हो चुका है, समनर काबू में है, तो इस प्यारी बिल्ली के पीछे पड़ने की कोई वजह नहीं। बॉब अब भी जोर देता है, लेकिन हैना सख्ती से कहती है आजी तुम गलत दोस्तों और दुश्मनों का चुनाव कर रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आजी, डोरा और म्याओ घर लौट आते हैं आराम करने के लिए।
लिए। थोड़ी देर बाद म्याओ की स्पिरिट बाहर आती है और अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, हर जानवर में समनर बनने की ताकत होती है और सबसे बेहतरीन समनर जिसे मैं जानती हूँ वो मेरा भाई है, लेकिन आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब वो दूध लेने गया था, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। वो तभी से उसके निशानों का पीछा कर रही है जो उसे इस शहर तक ले आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते चोटों की वजह से उसकी सारी समनिंग पावर्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन आजी की मदद से वो ठीक हो पाई। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने ये सारा हंगामा सिर्फ इसलिए किया ताकि उसका भाई सामने आ जाए, क्योंकि उसे लगता है वो उससे बच रहा है। आजी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, इस बार भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हारा भाई एक दिन जरूर लौटेगा। अगले दिन आजी पर मुसीबत टूट पड़ती है। कुछ गंजे स्लेटी चेहरे वाले आदमी उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। डोरा और म्याओ को भी साथ में उठा लिया जाता है। उन्हें एक रोल्स रॉयस हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है जो उन्हें एक बेहद आलीशान विशाल मैनर तक ले जाता है। लैंडिंग पैड पर हैना और बॉब पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, उनकी नजर अलग अलग तरह के स्पिरिट्स पर पड़ती है। कहीं इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट्स इलेक्ट्रिक फेंस की तरह काम कर रहे हैं, तो कहीं एडवर्ड सीजर हैंड्स जैसे स्पिरिट्स बगीचे की हेजेस काट छांट रहे हैं। ये देखकर डोरा और म्याओ हैरान रह जाते हैं। बॉब बताता है कि ये सारे स्पिरिट्स सिर्फ एक ही समनर के कंट्रोल में है, इस मैनर के मास्टर। अंदर दाखिल होते ही वो एक ग्रैंड फॉयर में पहुंचते हैं जहां दो तरफ जुड़वा सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। बीच में सफेद संगमरमर की एक विशाल मूर्ति खड़ी है, एक फरिश्ते जैसी औरत की। बॉब समझाता है ये वॉचर्स की पहली लीडर की मूर्ति है, उसे एक देवी माना जाता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आजी को एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। उसे लगता है जैसे वो मूर्ति उसे देख रही हो। अचानक एक गंभीर रहस्यमयी औरत की आवाज उसका नाम पुकारती है, आजी आजी। वो आवाज बार बार गूंजती है। अगले ही पल वो खुद को एक खूबसूरत दुनिया में पाता है। आसमान हल्का बैंगनी है और सामने जहां तक नजर जाए फैला हुआ एक मेडो। दूर एक विशाल पेड़ खड़ा था, उसके नीचे सफेद कपड़ों में लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। वो उसी आवाज में उसे बुलाती है और हाथ हिलाती है। म्याम अनजाने में उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। तभी डोरा उसे झटका देकर हकीकत में वापस ले आती है। अब वो एक कमरे में दाखिल होते हैं। खिड़की के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बर्फ जैसे सफेद बाल, हाथ में छड़ी। वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हार्लन, ब्लैक रोज फैमिली का मुखिया। उसका अपनापन देखकर डोरा और म्याओ को लगता है कि वो कोई नरम दिल बुजुर्ग है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी असली ताकत दिखाता है। एक अदृश्य शक्ति से वो सबको बैठने पर मजबूर कर देता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आराम से बैठिए। वो बताता है कि उसने उन्हें कुछ जरूरी बातों के लिए बुलाया है, लेकिन पहले वो उन्हें पूरा तामझाम समझाना चाहता है और इसके लिए वो इस्तेमाल करता है एक मैजिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिक एनिमेशंस के साथ। वो समझाता है इस दुनिया की हर चीज में एक स्पिरिट होती है और कहा जाता है कि सारी स्पिरिट्स की जड़ एक ही क्रिस्टल से जुड़ी है। जिसके पास वो क्रिस्टल होगा उसके पास अकल्पनीय ताकत होगी। प्राचीन समय से समनर्स दो गुटों में बटे हुए हैं, वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स। वॉचर्स मानते हैं कि प्रकृति खुद जानती है कि क्या सही है, वो बस दुनिया का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर्स दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। वो हर तरह से समनिंग पावर्स हथियाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। हार्लन कहता है हर समनर को ये चुनना पड़ता है कि वो किस तरफ लड़ेगा। फिर वो सीधे म्याओ से पूछता है, तुम किस तरफ हो? म्याओ इस सवाल को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी हार्लन आज ही पर्सनल हिस्ट्री छेड़ देता है। वो बताता है कि उसे सब पता है। उसके माता पिता ने उसे 5 साल की उम्र में छोड़कर गायब हो गए थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। वो फॉस्टर पेरेंट्स के साथ पला जब तक खुद रहने लायक नहीं हो गया। वो ये भी बताता है कि उसके असली बाल ब्लॉन्ड है, लेकिन वो उन्हें रेगुलरली काला डाई करता है। वो 2 पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि गुजारा हो सके। फिर भी वो एक मॉडल स्टूडेंट है, इसलिए भले ही वो दिखाता है कि उसे फ्यूचर की फिक्र नहीं, असल में वो अपने साथियों से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। हार्लन पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स का गायब होना और डोरा का समन होना आपस में जुड़ा हो सकता है? डोरा पहले उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर वो म्याओ के वॉलेट में एक फैमिली फोटो देखती है। उसमें एक ब्लॉन्ड बच्चा खड़ा होता है अपने ब्लॉन्ड माँ बाप के साथ, लेकिन माँ बाप का चेहरा फाड़ा हुआ है। तभी हार्लन एक और राज खोलता है। वो बताता है कि उसे पता है म्याओ अपने भाई को ढूंढ रही है, लेकिन उसके गायब होने के बाद वो दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में से एक बन चुका है। वो ब्लैक रोज का सबसे खतरनाक असैसिन बन गया है। ये सारी बातें मेहमानों के लिए बहुत भारी हो जाती हैं, इसलिए हार्लन उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्लैक रोज मैनर में रुकने देता है ताकि वो शांति से सोच सके और फैसला ले सके। आखिरकार डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अचानक एक डिस्ट्रॉयर मैनर पर हमला कर देता है। हार्लन तुरंत एक्शन में आ जाता है। भयानक लड़ाई होती है और मैनर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो जाता है। हार्लन चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो अभी, और उन्हें इवैक्यूएट करने का आदेश देता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि अचानक एक और डिस्ट्रॉयर गनों के साथ उन पर हमला कर देता है। उसी अफरा तफरी में म्याओ दूर कहीं अपने भाई को देख लेती है। वो तुरंत अपनी स्पिरिट फॉर्म में बदल जाती है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन उसका भाई एक शब्द भी नहीं बोलता।
होगा, सीधे उस पर हमला कर देता है। ये देखकर आजी का खून खौल उठता है। वो डोरा की ताकत के सहारे गुस्से में उसकी तरफ झपटता है, लेकिन तभी एक और डिस्ट्रॉयर का स्पेल आजी को सीधा लग जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका दिमाग फिर से उसी मेडो में पहुंचता है। इस बार वो पेड़ के और करीब होता है। पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। वो उसे पुकारती है और पीछे से गले लगा लेती है। उसी वक्त डोरा उसके पास पहुंचती है और घबराकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हैना गन वाली डिस्ट्रॉयर से भिड़ती है अपने एक सेंटिएंट ट्री के साथ, लेकिन वो औरत लिमिटेड एडिशन जेट पैक हीलीज पहनकर हवा में उड़ जाती है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर जमीन के अंदर से निकलता है और पीछे से पीर पर हमला कर देता है। इस हमले में हैना और बॉब दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अगले ही पल डिस्ट्रॉयर हैना के पीछे आता है और उसका गला काट देता है। किस्मत से बॉब की चीख हार्लन तक पहुंच जाती है। हार्लन तुरंत पहुंचकर उसका इलाज करता है, वरना खून बहुत ज्यादा बह जाता। लेकिन उसी पल हार्लन पर 3 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ टूट पड़ते हैं। गन वाली डिस्ट्रॉयर उसके सिर में सीधा शूट कर देती है। मरते वक्त हार्लन को एक नजारा दिखता है। छोटी सी हैना मुस्कुराते हुए उसे एक फूल दे रही थी। वही याद उसे अपनी स्पिरिट पूरी ताकत से छोड़ने की हिम्मत देती है। उसका स्पेल इतना ताकतवर होता है कि जमीन पर पूरी लकीर में गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डिस्ट्रॉयर्स उससे बच निकलते हैं। उनका लीडर खुद सामने आता है अपने ग्रिम रीपर जैसे स्पिरिट के साथ। ग्रिम रीपर जीत जाता है। हार्लन वहीं गिरकर मर जाता है। लीडर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख लेता है और अपने लोगों से कहता है, बाकियों को छोड़ दो, ये बाद में काम आएंगे। एक पल में सब वहां से गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाता है कभी खूबसूरत रहा ब्लैक रोज मैनर, जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। अगले दिन आजी और बाकी लोग खुद को उसके घर पर संभाल रहे होते हैं। ब्लैक रोज मैनर का नाश और पूरी फैमिली का गायब होना देश भर की हेडलाइंस बन जाता है। बॉब लगातार हैना की देखभाल कर रहा होता है, जो अब तक होश में नहीं आई थी। डोरा इकलौती है जो अभी भी डिस्ट्रॉयर्स को तुरंत खत्म करने को तैयार है, लेकिन आजी उसे रोकता है। वो कहता है, अभी सीधा टकराना खुदकुशी होगी। हमारी करंट पावर काफी नहीं है। पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, फिर कोई सही प्लान बनाना होगा। वो डोरा को एक ऑनलाइन वीडियो दिखाता है। ये वीडियो हार्लन और डिस्ट्रॉयर्स की लड़ाई का था, जो किसी ने सैटेलाइट कैमरा से पूरी तरह लाइव स्ट्रीम किया था। आज ही उस अकाउंट को चेक करता है जिसने वीडियो अपलोड की थी। उसका नाम था स्टैन। उसका फीड समनर्स से जुड़ी खबरों और अपडेट से भरा था। उसकी एक कॉमिक भी है, द मोस्ट समनर। उसमें समनर्स का पोर्ट्रेयल काफी एक्यूरेट लगता है। इसका मतलब साफ है, स्टैन खुद भी एक समनर है। वो खुद को ऑब्जर्वर इन द स्काई कहता है। उसे डिस्ट्रॉयर्स के बारे में उनसे कहीं ज्यादा पता हो सकता है। आजी को लगता है यही उनकी सबसे बड़ी लीड है। वो फैसला करता है कि उसी दिन होने वाले स्टैन के बुक साइनिंग इवेंट में उससे मिला जाए, लेकिन वहां कोई भी नहीं आता। स्टैन खुद को पूरा फेलियर महसूस करने लगता है। आजी एक मास्क पहनकर उसके बूथ पर जाता है, फैन बनकर। डोरा और म्याओ दोनों तरफ से नजर रखते हैं, लेकिन उनकी स्पाइंग पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। स्टैन सीधे आजी को नाम लेकर बुला लेता है और डोरा और म्याओ से कहती है, छिपना बंद करो, बाहर आओ। वो बताती है कि पिछले कई दिनों से वो उन सब पर नजर रखे हुए है और ये भी साबित करता है कि उसका ज्ञान सिर्फ समनर्स तक सीमित नहीं है। उसका असली हथियार है उसका फोन। उसके फोन को सभी सिविलियन कैमराज, पुलिस कैमराज और सैटेलाइट फीड्स का एक्सेस है। साथ ही वो एक सोनार वेव भी छोड़ सकता है, जो 300 मीटर के दायरे में सब कुछ स्कैन कर लेता है। अचानक उनके काफी पास एक धमाका होता है। स्टैन का फोन जोर से अलार्म बजाने लगता है। अलर्ट आता है, 4 थ्रेट्स डिटेक्टेड, अननोन वेपन्स सीधे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैन बिना सोचे भागने लगता है। बाकी सब उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उनके पीछा करने वाले मारियो कार्ट के बुलेट रॉकेट्स जैसे हैं। उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, नीचे कूदना। नीचे कूदते ही वो एक ड्राइवरलेस कार में आ गिरते हैं। स्टैन अपने फोन से गाड़ी को चलाता है ताकि सबको संभाल सके, लेकिन जैसे ही वो जंप लेते हैं, मैकेनिकल स्पिरिट्स जल्द ही उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ बताती है कि ये गन लेडी के गूंज है। वो लो ग्रेड स्पिरिट्स है जिन्हें हराना आसान होना चाहिए था, लेकिन स्टैन ने उनकी कॉम्बैट और दिमागी ताकत कम आंक ली थी। उनकी गोलियां सीधे कार के टायरों में लगती हैं। डोरा और म्याओ उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने तेज है कि एक भी हिट नहीं लग पाता। स्टैन एक मैकेनिकल स्पिरिट को उड़ा देता है, लेकिन उसी वक्त 3 और एक साथ हमला कर देते हैं। आजी मजबूत शील्ड बनाकर सबको बचाए रखता है, लेकिन शील्ड में दरारें पड़ने लगती हैं। तभी रोबोट्स मशीन गन्स के अलावा एक्सप्लोजिव्स निकाल लेते हैं। वो सड़क पर मिसाइल्स दागते हैं। आगे जमीन में एक बड़ा गैप बन जाता है। कार जंप नहीं कर पाती। डोरा क्रिस्टल विंग्स उगा लेती है, लेकिन वो इतने भारी होते हैं कि सबको उठा नहीं पाती। जमीन पर गिरते ही चारों तरफ रोबोट्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी स्टैन एक ट्रक समन करता है और रोबोट्स पर चढ़ा देता है, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तो स्टैन पूरा लेवल अप कर देता है। वो एक ट्रांसफॉर्मर्स जैसा जायंट रोबोट बना देता है और अपने फोन को गेम कंसोल में बदलकर उसे कंट्रोल करने लगता है। एक पल को सब रुक जाते हैं। होल्ड अप, क्या स्टैन वही बिलियनियर है जिसने टाइटैनिक सबमरीन बनाई थी? जायंट रोबोट ऑप्टिमस प्राइम स्टाइल में वो तीनों मैकेनिकल स्पिरिट्स को एक एक झटके में खत्म कर देता है, लेकिन लड़ाई में रोबोट से फ्यूल लीक होने लगता है और वो फट जाता है। क्रैश के दौरान स्टैन की ब्लॉन्ड विग उतर जाती है। सब हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि स्टैन असल में लड़की नहीं लड़का है। इतना ही नहीं, वो वही मेका गीक है जो स्कूल के क्लब रिक्रूटमेंट फेस्ट में आजी को परेशान कर रहा था। स्टैन समझाता है, मैं ये कॉस्ट्यूम डिस्गाइज के तौर पर पहनता हूँ, हर समनर को अपनी आइडेंटिटी छुपानी चाहिए। आजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी आंखें बनो। स्टैन मना नहीं करता, लेकिन कहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। फिर वो उन्हें अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी ले जाता है, जो असल में एक वैन है जिस पर वीडियो गेम्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं। अंदर हाईटेक गैजेट्स है, लेकिन साथ ही कॉमिक बुक्स, एक्शन फिगर्स और ढेर सारे गीक कलेक्टिबल्स भी। वहीं स्टैन उन्हें दिखाता है कि वो कैसे पूरे शहर में स्पिरिचुअल एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है स्पिरिट एनर्जी सिग्नेचर्स के जरिए। वो बताता है, 1 महीने पहले तक शहर के ज्यादातर स्पिरिट सोए हुए थे। डिस्ट्रॉयर एक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर थी, लेकिन हाल ही में डिस्ट्रॉयर्स अचानक एक्टिव हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सोए हुए स्पिरिट्स को अपने लिए उठा रहे हैं। ब्लैक रोज मैनर में करीब 100 स्पिरिट्स थे, इसलिए हमला शायद एक मौके की तरह देखा गया, एक स्पिरिचुअल बैंक हाइस्ट। एक और बात, जितने भी सोए हुए स्पिरिट्स थे सब उसी दिन जागे, 17 मार्च, ठीक उसी दिन जब आजी ने डोरा को समन किया था। ये महज कोइंसिडेंस हो सकता है या शायद नहीं। वो लोग ब्लैक रोज मैनर वापस जाते हैं और सबूत ढूंढते हैं। स्टैन सोनार से बचे हुए स्पिरिट एनर्जीज डिटेक्ट करता है। वो एक फ्लाइंग कैमरा स्पिरिट की मेमोरी स्कैन करके पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। पहला हमला आसमान से हुआ था, एक अर्थ समनर था, रूथलेस। स्टैन का अंदाजा है कि उन्होंने पोर्टल का इस्तेमाल किया ताकि मैनर की डिफेंसेस बाईपास हो जाए। उसके साथ एक डायमेंशनल समनर भी था, स्पेस। उसी वक्त गन चिक भी अंदर घुसी, उसका नाम है फ्लेम। स्टैन के शब्दों में वो फायर समनर है और बहुत मीन है। चौथा डिस्ट्रॉयर था क्रो, म्याओ का बड़ा था। वो एनिमल समनर है, ठीक म्याओ की तरह। उसके कौवे परफेक्ट रिकॉन के लिए बने हैं। स्टैन आजी से कहता है कि वो बताए बेहोश होने से पहले उसने क्या महसूस किया था। आजी की बात सुनकर स्टैन समझ जाता है, उसका माइंड हाईजैक किया गया था एक स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर ने, ड्रीम ने। छठा डिस्ट्रॉयर परफेक्ट असैसिन था, वो शैडोज से निकला और हैना का गला काट गया। उसका कोड नेम है शैडो, वो इल्यूजन समनर है। और आखिर में 7वां डिस्ट्रॉयर जिसने हार्लिन को मारा था, उसका नाम है हार्ट, वही डिस्ट्रॉयर्स का लीडर है। वो ग्रिम रीपर की तरह स्पिरिट्स ही नहीं, इंसानों की आत्माएं भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सब लोग उस क्रेटर के नीचे फिसलते हुए उतरते हैं, जो शायद डायमेंशनल समनर्स ने बनाया था ताकि अंदर की सच्चाई देखी जा सके। स्टैन का सोनार खुलासा करता है कि यहाँ पास में एक म्यूजियम था जहाँ पर हजारों स्पिरिट्स वॉचर्स ने सुरक्षित तरीके से लॉक करके रखे थे, लेकिन अब वो सब सीधे डिस्ट्रॉयर्स के हाथ लग चुके हैं। मलबे के बीच आजी को एक अजीब सा टुकड़ा मिलता है। स्टैन उसे एनालाइज करता है और पता चलता है कि ये रूथलेस के पत्थर जैसे शरीर का एक हिस्सा है। म्याओ उसे सूंघती है और कहती है, इसमें रेड स्पाइडर लिली की अजीब सी खुशबू आ रही है। आजी बताता है कि ये एक रेयर फूल है जो सिर्फ शहर के आसपास एक खास जगह पर ही उगता है। स्टैन लोकेशन पिन करता है, स्टोन फॉरेस्ट, जो शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर था। वहाँ 5 घंटे पहले तेज स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ था। आजी के थोड़े हिचकने के बावजूद सब डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है अपने पहले डिस्ट्रॉयर का सामना करने का। रास्ते में सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं। आजी कहता है, जब मैं 5 साल का था तब मेरे पिता चले गए, कुछ महीनों बाद मेरी माँ भी चली गई। उसके बाद मैं दूर के रिश्तेदारों के पास पला जब तक खुद रहने लायक नहीं हो गया। उसके बाद जिंदगी काफी नॉर्मल थी जब तक डोरा नहीं मिली। डोरा धीरे से कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि शुरुआत में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं भटकती रही, आवारा सी जिंदगी जी, कई लोगों से मिली, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही वो याद करने की कोशिश करती है, उसका सिर दर्द करने लगता है। स्टैन उसका फुल बॉडी स्कैन करता है और बताता है, तुम्हारी मेमोरीज किसी ने जानबूझकर सील कर दी है। जब वो स्टोन फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं टूटे फूटे घरों और दुकानों के ढांचे। स्टैन समझाता है, ये कभी एक गाँव था जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से तबाह हो गया। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें मिलता है रेड लिली का एक लाल समंदर। उसके बीच में एक अकेला सा घर खड़ा था। सब फूलों के बीच छिप जाते हैं और देखते हैं घर से एक आदमी बाहर आता है और खेत जोतने लगता है। स्टैन उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं करता, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। वो आदमी बाकी काम भी बिल्कुल आम इंसान की तरह करता है। तभी डोरा एक चूहे को देखकर डर जाती है और सबका कवर उड़ जाता है। किसान उन्हें देखकर हाथ हिलाता है और आजी और डोरा उसके पास जाते हैं। आजी बताता है, हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ फील्ड वर्क कर रहे हैं और अपने दोस्तों के लिए खाना लेने आए हैं। किसान मुस्कुराकर चाय पिलाता है और पैक्ड मील्स का एक बड़ा डिब्बा दे देता है। वो बताता है, मैं करीब 12 साल से यहाँ अकेला रह रहा हूँ। आज किसी नए चेहरे को देखकर अच्छा लगा। तभी हवा चलने लगती है। रेड लिली की पंखुड़ियां चारों तरफ उड़ने लगती हैं। वो आदमी कहता है, पिछले 10 सालों से मैंने ये सारे फूल खुद लगाए हैं। ये मेरी पहली मोहब्बत की आखिरी इच्छा थी। वो चाहती थी कि ये पत्थरों का बंजर इलाका एक लाल जन्नत बन जाए। हवा और तेज हो जाती है। फूलों का समंदर तूफानी भंवरों में बदल जाता है। लिली तबाह होने लगती है। वो आदमी पागल सा हो जाता है और तभी वो बदल जाता है रूथलेस डिस्ट्रॉयर अर्थ समनर। उसकी त्वचा इतनी सख्त होती है कि ना म्याओ के पंजे काम आते हैं, ना डोरा के क्लीवर्स। डोरा कहती है, म्याओ स्टैन थोड़ा वक्त खरीदो, मैं और आजी एक ट्रिक ट्राई करेंगे। म्याओ शुरू में अपनी स्पीड से बढ़त बना लेती है, लेकिन रूथलेस उसे एक बार पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। म्याओ बेहोश हो जाती है। स्टैन होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाकर रूथलेस को कंफ्यूज करता है और उसका सच बताता है। रूथलेस का असली नाम मोजो है, उम्र 26 साल। उसके दिमाग में गंभीर ट्रॉमा है जिसकी वजह से स्प्लिट पर्सनैलिटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। रूथलेस जोर से
सहारता है। भयानक साउंड वेव्स फूलों की क्यारियां उड़ा देती है। नीचे से अनगिनत स्केलेटन्स नजर आते हैं। यही वजह थी उस गांव के गायब होने की। उसी वक्त डोरा अपनी सील्ड मेमोरीज आजी में लोड कर देती है, साथ ही अपने सारे हथियारों की टेक्निक और नेचर भी। अब इस नई जानकारी के साथ लड़ाई असल में शुरू होने वाली थी। अपनी नई ताकत के साथ आजी बिना सोचे समझे रूथलेस पर टूट पड़ता है। वो पहले भाले से हमला करता है, फिर सीधे उसके सीने में खंजर उतार देता है और आखिर में हथौड़ा जो उसे जमीन में दे मारता है। हथौड़ा उसके कोर पर लगता है। रूथलेस का पत्थर जैसा कवच टूट जाता है और उसके नीचे एक घबराया हुआ टूटा हुआ इंसान दिखता है। वो कांपती आवाज में कहता है कि उसे मार दो, क्योंकि इसके बाद सब कुछ और भी भयानक होने वाला है। वो बताता है कि पैदा होने से पहले ही उसके अंदर बुरी स्पिरिट्स घुस चुकी थी। उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई। कुछ साल बाद उसका पिता भी इस गम को सह नहीं पाया और चल बसा। गाँव में लोग उसे राक्षस कहते थे। बच्चे उसके पत्थर जैसे हाथ की वजह से उसे चढ़ाते और मारते थे। एक दिन उसने अपना आपा खो दिया और एक लड़के को मार बैठा। इसके बाद पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लोगों ने पंचायत बैठाई और उसे बेरहमी से पीटा और पहाड़ों में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक दिन एक दयालु लड़की आहुआ उसके पास आई। वो हर दिन उसे खाना देने लगी। आहुआ का सपना था फूल उगाने का, लेकिन बंजर जमीन और तेज धूप उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देती थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी।